कहीं टूट गई थी और मुझे मन नहीं करता था जीने का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मलाई से घी बनाने का पूरा प्रोसेस एक साथ, क्योंकि अक्सर टुकड़ों में काम होता है, 3 ही स्टेप में मैं करती हूँ और वो 3 अलग अलग वीडियो में कई बार आपके साथ जाता है। तो कई बार कमेंट आते हैं कि मैं एक बार पूरा अच्छे से घी बना के दिखा दूँ। सबसे पहले मलाई को मैं स्टोर कहाँ कर रही हूँ, स्टोर करती हूँ कांच के बाउल में, ऊपर ढक्कन या स्टील की प्लेट रख के फ्रीज़र के अंदर। ठीक है, फ्रीज़र के अंदर रखी हुई है। जब कटोरा भर गया तो मैंने इसे निकाल ली, थोड़ी सी वर्केबल हो गई, ढीली सी हो गई। उसके बाद इसे एक बार चला के चमचे से मैंने इसमें 3-4 चम्मच दही लगा के रख दिया। ठीक है, दही लगाने के बाद इसको फिर एक अच्छा सा मिक्स दिया। अगर आप इसी टाइम पे निकाल लेंगे, ठीक है, तो भी ये थोड़ा कम रहेगा बेनिफिशियरी। तो दही मिला के थोड़ी देर इसको जमने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये काम कर रहे हो सुबह, तो आप दोपहर में अपना निकाल लो मक्खन, लेकिन मैंने किया था रात में। तो अब मैं इसे ढक के वापस रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि मुझे मट्ठा जो है वो इस टाइम पे नहीं चाहिए। बारिश के मौसम में दही मट्ठा जो है वो अवॉइड ही करते हैं हम लोग। तो बस इसमें मिला दिया है दही, ताकि घी की क्वालिटी अच्छी आए। और अब इसे अगले दिन निकाल के फिर थोड़ी देर के लिए रखा है। जब ये थोड़ा ढीला सा हो गया, उसके बाद मैंने ले लिया ये अपना हैंड ब्लेंडर। हैवेल्स का मैंने मंगाया है अमेज़ोन से और अच्छे से काम कर रहा है। 10 मिनट में लगभग पूरा मक्खन जो है वो निकल जाता है अच्छे से, वॉश करने तक की प्रोसीजर शुरू हो जाती है। अब इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे मलाई को, तो जिसमें आपने दही मिला के रखा था और इस टाइम पे इसमें महक सी आ रही है दही जैसी। तो अगर आपको इससे मट्ठा निकालना है, तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम वॉश करेंगे तो उसमें आप आरओ वाला पानी डालिए और उस पानी को निथार के रख लीजिए, तो वो आपका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। अगर आपको मट्ठा नहीं निकालना तो कोई से भी पानी से आप धोइए, बस ठंडा होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैंने इसमें ठंडा पानी मिला दिया, ताकि ये थोड़ी सी इसकी तरलता जो है वो बढ़ जाए। उसके बाद इसको चलाती जा रही हूँ। अब बात करते हैं हैंड ब्लेंडर की। तो ये अच्छे से काम कर रहा है, अमेज़ोन से मंगाया है। 1350 रुपये का ये मुझे पड़ा था। 300 वाट की इसकी पावर है और इस टाइम अमेज़ॉन प्राइम सेल है, तो ये आपको और सस्ता भी मिल सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, क्योंकि इसमें 3-4 मॉडल हैं। जो ये वाला मॉडल है वो, इस पे 2 साल की वारंटी है और इसी वजह से मैंने इसको चुना था। मेरा पहले जो चॉइस थी वो कैंट की थी, लेकिन उसके रिव्यूज़ में भी गड़बड़ आ रही थी कि काम करना बंद कर दिया उसकी लीड वगैरह ने। और दूसरी चीज़ उसमें सबसे बड़ी जो कमी थी कि अगर काम करना बंद कर दिया तो उसमें वारंटी नहीं थी। इसमें 2 साल की वारंटी है, तो अगर आपका इन केस कुछ दिक्कत आती है तो ये रिप्लेस करके देते हैं दूसरा। अब इसका डिटैचेबल हेड है, तो आराम से जो है आप इसको बर्तनों की तरह आप इसको धो सकते हो, तो इजी टू क्लीन है। और जो इसकी एक और स्पेशल क्वालिटी है, इसकी लो नॉइज़, शोर नहीं मचाता ज़्यादा। अब हमारा जो है, इसने 10 मिनट में मक्खन जो है वो अलग कर दिया। मक्खन अलग करने के बाद अब बारी आती है इसको वॉशिंग की। यहाँ पर आपने जितना अच्छे से इसको वॉश कर लिया, उतना क्लियर आपका घी बनेगा। वॉश करना किससे है, या तो आप बिल्कुल चिल्ड पानी लीजिए अगर आपको बिल्कुल सख्त बिल्कुल आपको ये करना है। लेकिन अगर आपका पानी जो है नॉर्मल जो आप यूज़ कर रहे हो वो ही ठीक ठाक ठंडा है, या मौसम अच्छा ठंडा हो रहा है, मतलब नहीं है, कुल मिला के गर्म पानी नहीं डालना है इसमें, नॉर्मल पानी डालना है, तभी ये जमेगा एक जगह, नहीं तो ये इधर उधर पिघलता रहेगा। और अगर आप बिल्कुल ईजीली इसको करना चाहो तो थोड़ी सी आइस क्यूब डाल के या फिर आइस चिल्ड वाटर आप डालो, तो ये एकदम बॉल सी आपके हाथ में मक्खन की आ जाएगी। 3 पानी में इसको हमें धोना है। तीसरी बार तक जो पानी है वो काफ़ी हद तक क्लीन सा हो जाएगा। अब इसी भगोने में ही मैं पका दूंगी। देखो 9-20 हुए हैं। इसको चलाने का काम मैंने रात को किचन साफ़ करने के बाद, खाने वाने का काम निपटाने के बाद जब इसे शुरू किया था, ताकि शूट भी कर लूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और दूसरी चीज़, जो मक्खन के बर्तन होते हैं वो चिकने अलग से धुल जाएंगे, तो मैं अपने रेगुलर वाले जो बर्तन हैं वो सब साफ़ कर चुकी हूँ। किचन क्लीनिंग अच्छे से कर चुकी थी, तो 9:05 पे मैं इसमें लगी थी और 9:20 तक ये सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया। ये फ़ायदा हुआ ब्लेंडर लेने का। अब मुझे पता है कि मक्खन अटकेगा नहीं, 10-15 मिनट में सारा काम हो जाता है। तो इसके बाद फिर हम सोने चले गए।
अब आपको अगले दिन का दिखाती हूँ। सुबह के टाइम जब मैं बच्चों के लिए लंच वगैरह बना रही थी टिफ़िन, उस टाइम पे मैंने एक बर्नर पे ये फ्रिज से निकाल के मक्खन और इसको रख दिया गैस पे। ठीक है जी। अब ये पकता रहेगा, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और साथ साथ में बच्चों का टिफ़िन बनाती रहूँगी। अब आज मैंने सुबह ना टिफ़िन में सोया पराठा ट्राई किया था, बहुत यम्मी बना और इससे अगले वाले व्लॉग में मैंने शूट किया है, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जब एक बार अब मक्खन अच्छे से पक जाएगा, घी निकल जाए, गोल्डन बिल्कुल ब्राउन सा हो जाएगा, नीचे की जो छानन है, फिर आप उसको जार में करके रख लीजिए। अच्छा, छानन का मैं कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उसका स्वाद पसंद नहीं है, जो बात है। लेकिन यह है कि घी वगैरह रहता तो या तो किसी पशु को डाल देते हैं, और इसका मैं कुछ यूज़ नहीं करती। तो ये घी जिसमें कर रही हूँ, अगर ये कंटेनर आपको अच्छे लग रहे हो तो ये मीशो से था 4 का सेट, तो 600 कुछ रुपए में ये चारों थे, जो मैंने आपके साथ किचन हॉल शेयर किया था तब मंगाए थे, तब से यूज़ कर रही हूँ। मल्टी यूटिलिटी हैं, कुछ भी इसमें आप भर के रखिए, सील प्रूफ हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। इवन ये स्नैक्स को रखने के लिए भी ट्रे में बढ़िया काम करते हैं और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो आप देख लेना, लिंक से आपको मिल जाएंगे। ये नहीं मिलेगा तो इसके सिमिलर मिल जाएंगे। अब बनानी है मुझे मिर्च, जो मैंने एक बार पहले भी आपके साथ शेयर की थी, तो उसका आप मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा भी तैयार कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। अभी मिर्च मेरे पास थोड़ी है लेकिन मसाला ज़्यादा बना रही हूँ। तो मैंने 4 से 5 चम्मच ले लिए दरदरी पिसी हुई सौंफ, 1 बड़ा चम्मच डाल दी है राई, थोड़ी सी डाल दी है इसमें हींग, थोड़ी सी अजवाइन, और जी इसके बाद इन चारों चीज़ों को मिला के हम पीस लेंगे। ठीक है। इन्हें पीसने के बाद 2-3 चक्कर में ही बिल्कुल बढ़िया हो जाती हैं, क्योंकि सौंफ ऑलरेडी मैंने पीस के रखी हुई है। और ये पीसने के बाद इसमें अब ऊपर से जो मसाले मिलेंगे, उसके बाद ये मिर्च इतने हमारी जो धो के रखी हैं वो सूख जाएंगी। उससे पहले मैं अपना फूड प्रोसेसर जो है वो हाथ के हाथ पोंछ के रख रही हूँ। तो चलते चलते ये एक टिप है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आप उपकरण यूज़ करें अपने किचन का, तो उसका एक दिन ना सोचें कि कभी साफ़ करूँगी। जिस दिन आप यूज़ कर रहे हैं, जिस टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, हाथ के हाथ उस पर कपड़ा मार दीजिए, तो वो अप्लायंस आपके ऑलमोस्ट साफ़ से बने रहेंगे। कभी इतने गंदे होंगे ही नहीं कि देखने वाले को ये लगे कि कितना गंदा कर रखा है ये सामान। ठीक है जी। इसके बाद वो रख दी मैंने उठा के मशीन अपनी, और अब मैं आ गई थी मिर्चों के पास। तो इसे हमें चीरना है ताकि इसके अंदर मसाला जो है वो स्टफ़ कर पाएँ। अगर आप चाहो तो इसके बीज भी निकाल सकते हो, मसाले में मिला लो फिर भर दो, लेकिन जैसे भी बनाओगे बनती बहुत टेस्टी है। अब ये जो हमने पीसा था ना सौंफ वाला, ये चारों चीज़ें ये ले ली। उसके बाद इसमें हल्दी डाली, थोड़ी सी धनिया डाली है, खटाई डालेंगे, नमक डालेंगे, 4 चीज़ हो गई। खटाई थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, या फिर आप नींबू एक निचोड़ दीजिए इसमें, और 1 चम्मच डाल दीजिए ऊपर से फिर राई, और आखिरी चीज़ है सरसों का तेल। ये सारी चीज़ें आपको मिलानी है, हर चीज़ का अलग फ्लेवर है, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप स्वाद में भी उसे मिस कर जाएंगे। 4-5 चीज़ें हैं, सारी मिला दीजिए। उसके बाद चम्मच से थोड़ा सौटे करके फिर हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर इस टाइम पे आपको लग रहा हो कि ड्राई सा है, तो आप इसमें तेल मतलब और मिला लीजिए, लेकिन बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा तो भी मिर्च में जाने के बजाय वो इधर उधर गिरता रहता है। अब इसको मिर्चों को लेना है, और ये जो हमने मसाला तैयार किया है इसको भर लेना है। तो ये ऐसा है मसाला, इसको आप भर के रख लो किसी डिब्बे में, प्लास्टिक के या स्टील के, और फ्रीज में रख दो। तो अगर आपने मान लीजिए 1 कटोरी मिर्ची ही इस बार बनानी है, तो आप 1 कटोरी बना लो, और वो 1 हफ्ते तक भी आपका रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी कोई इसमें चीज़ ही नहीं है, और ऊपर से उसमें तेल पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो ये आपका यह है कि कभी इंस्टेंट अचार का मन हो, या फिर कोई गेस्ट आपके यहाँ आने वाले हों और आपको लग रहा हो अचार नहीं है, तो ये आप फटाफट से बना सकते हो। अब सारी मिर्चें जो हैं वो मैंने भर के रेडी कर ली। अब ये जो मसाला बचा है इसमें से कुछ तो हो जाएगा यूज़, जब हम इसे छौंकेंगे मिर्चों को ऊपर से डलेगा, क्योंकि जो हमने भरा है वो अंदर भरा गया है, तो मिर्चें ऊपर से कोटेड हो जाती हैं, तो थोड़ा मसाला इसमें यूज़ हो जाएगा, और बाकी का मैं उठा के थोड़ा सा रख दूँगी क्योंकि मिर्च कम है। अब एक पैन में ले लेंगे सरसों का तेल, तेल हो जाएगा तो उसके बाद सिंपल इनको हमें मिर्चों को इसमें छोड़ देना है। फ्लेम इस टाइम बिल्कुल धीमी रखनी है, तेल ठीक ठाक रखिएगा ताकि जो मिर्च है वो सूखी सूखी ना रहें, अच्छे से लिपट जाएं। और 1-2 बार ऐसे चला के अब जो मसाला हमारे पास प्लेट में रखा है ना, उसको थोड़ा थोड़ा लेके इसके ऊपर बुरकते रहेंगे, जब तक कि सारी मिर्चें अच्छे से कोट ना हो जाएं। जितनी ऊपर नीचे अंदर बाहर से कोट हो जाती हैं मिर्च, उतनी स्वादिष्ट लगती हैं, करारी सी हो जाती हैं, ऐसा नहीं लगता कि आप हरी मिर्च खाली खा रहे हो। प्रॉपर वो अचार से भी ज़्यादा बढ़िया लगती हैं ये,
टेस्ट मेकर का काम करेंगी। मतलब कितनी भी फीकी सब्ज़ी बनी हो, अगर ये मिर्च एक साथ में रख ली ना तो एकदम टेस्ट बन जाता है। बहुत ही बढ़िया स्वाद मतलब इनका रहता है। अब इसे आपको लगातार चलाते रहना है, देर नहीं करनी है कि छोड़ना है या कुछ और है। बस कुछ सेकंड के लिए छोड़िए, फिर चलाइए। और मिर्च जो है वो जल के ब्राउन ना हो, पक सी जाएं लेकिन ब्राउन ना हो, चित्ती वित्ती ना पड़े तो ज़्यादा देखने में अच्छी लगती हैं। मसाला इतना खूब भुन जाएगा तो ये करारी करारी सी बनेंगी। ये इंस्टेंट मिर्ची का अचार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर अच्छा बने तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपका भी बढ़िया बना या नहीं बना। और उसके बाद जो ये मसाला बच गया है, इसको मैं ये प्लास्टिक का मेरे पास एयर टाइट कंटेनर है, इसमें करके रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास मिर्ची जो है वो ख़त्म हो रही हैं। तो कल मेरे हस्बैंड और ले आएंगे और मैं कल ही घर के लिए बना लूँगी। फ़िलहाल ये वाली जो बनी है ये मैंने अपने नंदोई के लिए बनाई है, उन्हें बहुत पसंद आई थी, तो जितनी मिर्च थी मैंने उतनी बना दी। बाकी घर के लिए मैं फिर इस मसाले से कल और बना लूँगी। अब मैंने यहाँ पर कर दिया जी काउंटर क्लीन, और यहाँ पर हमारी मिर्चों का जो है काम रेडी हो गया। इसे मैंने थोड़ी सी मिर्च है तो ये बाउल में करके रख दी। अब बच्चे यहाँ पर अपनी पढ़ाई निपटाने के बाद अपना क्राफ्ट और कलरिंग वगैरह में बिज़ी हैं। इसके साथ ही यहाँ पर काम काज की बातें तो होती हैं ख़त्म। कुछ कमेंट आए थे एक दो, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, तो वो बातें करेंगे। और जो मैंने उस दिन मैक्सी ऑल्टर की थी, देखो उसका लुक कितना बढ़िया आया है। बाद में ना मैंने इसकी बेल्ट भी सिल ली थी तो और अच्छा लुक आ रहा है। चलो अब ये हो गई मैक्सी की बात, अब करते हैं बातें। हाँ जी, तो आज के 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसीलिए वीडियो इधर थोड़ी शॉर्ट की है ताकि ये बातें हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन है डिप्रेशन को लेके, कि जब मैं डिप्रेशन से जूझ रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ अपना बॉन्ड कैसे मेंटेन किया लड़ाइयों के बावजूद। तो यहाँ जो लास्ट में इस कमेंट में क्लॉज आया है कि लड़ाइयों के बावजूद, मेरे केस में वो नहीं था। क्योंकि जो मैंने फ़ील किया, वो डिप्रेशन इज़ सच अ स्टेज कि जब आपका जीने का ही मन नहीं करता, मर जाने का मन करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जीव के लिए, उसकी सांसें। और जब आपका उसमें ही इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो फिर किसी और चीज़ में क्या ही इंटरेस्ट बच जाएगा। तो हस्बैंड है या मैके वाले हैं जो मतलब आपको लगता है कि औरों से अलग हैं, या फिर नॉर्मल इन लॉज हैं, ससुराल वाले हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उस टाइम कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, भले उसके रीज़न वो ही लोग हों या फिर वो नहीं हो। तो मेरा रीज़न वो लोग नहीं थे, कोई भी। मेरा रीज़न था इनफर्टिलिटी, वो मेरे अपने शरीर से जुड़ा हुआ था, तो मैं उसकी वजह से परेशान थी, तो मैं उसका ब्लेम किसी और को नहीं दे सकती। तो जब आप किसी को ब्लेम ही नहीं दे सकते तो उनसे क्या ही नाराज़गी और क्या ही वो। बस ये था कि मैं अपने में डूबती जा रही थी, इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था लाइफ से और अपने शरीर से। और उन लोगों ने मुझे स्पेस दी हुई थी कि ठीक है भाई, ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही। हाँ, बस एक मलाल ये रह जाता है कि उस टाइम पे किसी ने काश मुझे हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की होती, वो चीज़ नहीं हुई। अपने आप ही धीरे धीरे मैं उस चीज़ से बाहर निकली, कैसे कैसे करके मतलब। तो ये है बस, और कुछ नहीं है। ऐसी लड़ाइयाँ कुछ नहीं हुई थी कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ हो रही हैं, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं था लड़ाई का। तो जो बॉन्ड है कहना चाहिए, वो उस टाइम पे एक पॉज़ था उसमें। ना वो स्ट्रॉन्ग हो रहा था, ना वो वीक हो रहा था, बस चल रहा था कि ठीक है, एक फ़ेज़ चल रहा है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं, ऐसी वाली कंडीशन थी। और मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है। जितना मुझे बुरा लग रहा होगा, हो सकता है उतना ही बुरा उन्हें भी लग रहा हो। आप खुद सोच के देखो कि आप एक कमरे में बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहीं खा रहे हो, पी रहे हो, किसी को कोई परवाह नहीं है, आपको बुरा लग रहा है। लेकिन एक परिवार है बाहर जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, और उस घर की बहू मतलब वो अपने में खोई हुई है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि परिवार में क्या हो रहा है। तो बुरा उन लोगों को भी लग रहा होगा। बात ये होती है ना। तो इस ऐसी कंडीशन थी, लेकिन ये था कि बस टाइम था, कुछ कर नहीं सकते आप कुछ चीज़ों का। तो वहाँ इनफर्टिलिटी का मुद्दा ऐसा था, उसी टाइम मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी। सारी चीज़ें मतलब ऐसी हो गई थी ये दोनों, कि मैं कहीं न कहीं टूट गई थी और मुझे मन नहीं करता था जीने का। तो वो था मेरा डिप्रेशन का फ़ेज़। लेकिन अगर आपको किसी ने जीते जी किसी ने इतना दुःख पहुँचाया है, आपके जो दुःख का कारण है वो कोई इंसान है आपकी नज़र में, किसी भगवान की दी हुई दुःख नहीं है, आपके किसी पर्सनल जानने वाले ने आपको इतना परेशान किया हुआ है, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ गए, तब कंडीशन बिल्कुल अलग होती है। तो मेरी वो नहीं थी, शुक्र है प्रभु का। तो इसलिए मैं इसमें वो था कि ऐसा बॉन्ड मेंटेन करने वाली कोई दिक्कत आई नहीं थी, चल रहा था।
और जैसे ही मैं नॉर्मल लाइफ में लौटना शुरू हुई तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही सधती चली गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो जब तक मेरा ही दिमाग नहीं आ रहा था अपने ट्रैक पर, तभी तक की दिक्कत थी। जब मैं सही हो गई, कहना चाहिए जब अदिति आ गई हमारी लाइफ में, जब अदिति आई तो घर में बच्चा आ गया। तो वो इनफर्टिलिटी कि मेरा अपना है या नहीं है वो मुझे कभी रहा ही नहीं। तो अदिति आ गई थी घर में, फिर सब ठीक होता चला गया एक के बाद एक। और शायद यही वजह है कि मैं उसको इतना प्यार अभी तक भी करती हूँ। अच्छा, और जी अगला क्वेश्चन जो आया है वो आया है बच्चों से रिलेटेड, कि जब मैं यहाँ पर आई थी ये वाले घर में, बच्चे मेरे छोटे थे, चौथी साल में वो चल रहे थे, 3 साल की पूरी थी जब मैंने मकान बनाने की जद्दोजहद शुरू की थी, 4 साल की वो थी जब हम यहाँ पर आए थे, और उनका 5वां बर्थडे हमने इसी वाले घर में मनाया था। तो बात ये आई थी कि मैं तब कैसे मैनेज करती थी, है ना। अब इसको देखो आप स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मुझे दोपहर में सोने की बड़ी भीषण आदत थी। अब आप लोग मुझे देख के हैरत मानते हो कि 6 साढ़े 6 घंटे की नींद में इस बंदी का पूरा कैसे पड़ता है। लेकिन और सलाह भी देते हैं कि डार्क सर्कल के लेके आप नींद पूरी लीजिए तो ये ठीक हो जाएँगे, या उस वजह से आपको हैं। पर मुझे पता है कि मैंने एक टाइम पे दिन के 12-12 घंटे की भी नींद ली है। 8 घंटे तो छोड़ो, शादी से पहले क्या और बाद में क्या, मतलब मैंने ली है खूब नींद, जितना मुझे मन करता था मैं सोई हूँ, आराम किया है। लेकिन ये डार्क सर्कल जो है ना वो हेरिडिटी की प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी अब है नहीं आपको दिखाने के लिए, लेकिन मेरी एज में जब वो थी ना तो उनकी आंखों की हालत बहुत ही बुरी थी, और सेम उनकी मम्मी की थी जो हमारी नानी थी। तो कुछ चीज़ें हेरिडिटी में है। अब अगर मैं अपना कहना चाहिए बॉडी स्ट्रक्चर फिगर आप लोगों को मतलब अच्छा लगता है कि बढ़िया लगता है आपके ऊपर कपड़ा पहना हुआ, तो वो मुझे मेरी मम्मी से मिला है, मेरे बाल मेरी मम्मी से मिले हैं। तो अगर मुझे उनसे इतनी अच्छी चीज़ें मिली हैं, या मेरा आईक्यू है, मेरे माँ-बाप की देन है, तो अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी उनसे मुझे मिली है, तो फिर मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डार्क सर्कल को लेके, या कोई कमेंट भी आते हैं तो भी। कहने वाले अपनी जगह ठीक हैं, पर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, मुझे भी पता है जितना कर सकती हूँ उनकी केयर उतनी करती हूँ। तो अब ये नींद की बात हो गई, और अब नींद के बाद मैंने यहाँ आने के बाद क्या किया, जब मैं इस मकान में आने वाली थी, तो मुझे पता था कि यहाँ पर हम यूनिट फैमिली के रूप में रहने वाले हैं, और कभी भी कोई दरवाज़ा खटकेगा, कुछ भी आएगा, कोई चंदा लेने भी आया है इवन, उसका हमारे यहाँ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई राह चलता भी घंटी बजाएगा, तो खोलने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के घर में एक जो अलर्ट बंदा होता है कि हर टाइम आपके घर में एक अवेलेबिलिटी होती है बंदे की, वो मैं रहूँगी। तो मुझे दोपहर की नींद नहीं मिलेगी, ये तय था। तो जब मैंने यहाँ आने से पहले, कुछ महीने पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने दोपहर की सबसे पहले नींद लेना बंद किया। अब जो लोग दोपहर में सोते हैं रेगुलर, डेली नियम से, उन्हें पता होगा कि जिस दिन नींद नहीं मिलती, शाम का काम नहीं होता। ऐसा हो जाता है शरीर जैसे बीमारों जैसा, आपसे हिला भी नहीं जाता शाम का, मतलब 5 साढ़े 5 6 बजे तक ही आपकी हालत ऐसी हो जाती है बुरी। सेम मेरे साथ होता था। तो उस टाइम पे जब मैंने नींद छोड़ी ना, मैं उस नींद को छोड़ने वाले घंटों में कुछ नहीं करती थी, लेकिन जगूंगी। बस मैंने अपने आप को इतना किया, 1 बाय 1 स्टेप क्लियर किए। मैंने सिर्फ ये किया कि मैं जागूंगी, सोऊंगी नहीं। जितने ज़रूरी काम है शाम के वो करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं जग रही हूँ 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो मैं उसमें भी काम कर रही हूँ। कोशिश करती थी कि थकान ना हो, बस जगने का स्टेमिना बन जाए किसी भी तरीके से। और आप विश्वास कीजिए 1.5 से 2 महीने इतनी बुरी मेरी हालत रही है, इतनी आसानी से नहीं छूटती जब आपकी रेगुलर सोने की आदत होती है तो। लेकिन सामने एक दिख रहा था टास्क जो मुझे करना है। अगर वही हालत मैं यहाँ आके प्रैक्टिस करती, और सोचिए यहाँ 5-6 बजे आके जब काम का टाइम है, सारी चीज़ें मेरे को ही करनी है अकेले, और फिर मैं थक जा रही हूँ, सो जा रही हूँ, बच्चे मेरे छोटे हैं, कैसे घर मैनेज होता। ये वाली चीज़ थी। तो सबसे पहले मैंने दोपहर का सोना जो था वो छोड़ा। अब जब आपकी नींद आपके हाथ में आ गई, आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, आप रात को टाइम से सो रहे हो, लेकिन आप दोपहर में नहीं सो रहे, आपने बल्क में एक नींद वहाँ ले ली, तो मैंने मतलब झपकी तक लेना बंद कर दिया था। सबसे पहला जो मुश्किल टास्क था यहाँ आने से पहले, मैंने वो किया। अब उसके बाद आता है कि बच्चों को मैनेज कैसे किया। देखो जॉब पर अगर आप हो और आपके छोटे बच्चे हैं, तो बिना किसी के सपोर्ट के, जो जब आप जॉब पे जा रहे हो तब आप बच्चों को कोई देखेगा। अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, आप नहीं कर सकते। और रही बात ये कि बच्चों को साथ ले जाना ऑफिस पे, डिसीजन ये बहुत बड़ा है, और साथ ही बेहद मुश्किल भी। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कभी कभी मैं 1-2 बार के लिए लेके गई इनको स्कूल अपने,
मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाती थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा ध्यान यही रहता था कि कहीं ये गिर ना जाए, छोटी थी, कहीं ये मिट्टी ना खाने लगे, कहीं कुछ चोट ना लग जाए, कभी इनको वॉशरूम जाना है, कभी कुछ है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मतलब मुझे लगी, अगर मैं इतनी बड़ी ये हो गई है, मुश्किल से 2 या 3 बार मैं इनको स्कूल लेके गई हूँ इमरजेंसीज़ में। तो वो एक बहुत बड़ा डिसीज़न है, आप उसको तो कोशिश कीजिए अवॉइड करने की। अगर अब आप मेरे हस्बैंड हैं, जैसे मैंने कैसे मैनेज किया था, बात यहाँ ये करते हैं। तो मेरे हस्बैंड का जो बिज़नेस है वो इस तरीके का है कि इनका काम लैपटॉप पे होता है ज़्यादा, और जो फील्ड वर्क है वो होता है फिर शाम के टाइम, इस तरीके से काम होता है। तो ये इन्होंने इस तरीके का सेटअप बनाया कि जब मैं ऑफ़िस में जा रही हूँ उस टाइम पे ये घर पे रह रहे हैं, अगर बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो। तो बच्चों को स्कूल भेजना, अगर वो मुझसे पहले जाते थे, पहले ये था कि बच्चे मुझसे बाद में जाते थे, मैं पहले जाती थी, लेकिन तब मैं स्कूटी चलाया करती थी। तो मैं अपना स्कूटी लेके निकल जाती थी, फिर बाद में बस आती थी, तो बच्चों को ये स्कूल भेज के उसके बाद अपने ऑफ़िस चले जाया करते थे। उसके बाद फिर जब बच्चों का टाइम होता था तो मेरी छुट्टी लेट होती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से उसी हिसाब से काम निपटा के आते थे कि बच्चे यहाँ पर आ जाएँगे। ठीक है ना? तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। अब आप सोचो कि सिंगल हैंडेडली आप बच्चों को और जॉब को कर लो, नहीं कर सकते। घर और जॉब हो जाएँगे मेंटेन, लेकिन बच्चे और जॉब नहीं होते। बच्चों का स्कूल का टाइम है, उन्हें कोई ना कोई चाहिए घर पे आने के लिए, है ना? दूसरा ऑप्शन फिर नहीं बचता, या फिर यही है कि आप उन्हें साथ लेके जाओ और फिर उनका स्कूल वगैरह भी उसी हिसाब से होता है। तो बहुत मुश्किल है अकेले तो, जॉब के साथ। लेकिन हाँ, अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं या फैमिली में, चाहे कुछ ना करें, आप सुबह सारा बना के रख के जाओ, जब बच्चे आएँगे उनके कपड़े निकाल के रख के जाओ, जब वो आएँगे उनके लिए खाना वगैरह सब रेडी करके जाओ, लेकिन फिर भी एक बंदा चाहिए जो अटेंड करे उस टाइम पे बच्चों को। मान रहे हो? उसके बिना नहीं होता काम। तो ये तो हुई बच्चों की और स्कूल की मैनेज करने की बात जॉब के साथ। बाकी घर का काम। घर का काम में ये देखो कि एक तो जब छोटे बच्चे होते हैं, तो मैंने ये सोचना छोड़ दिया था कि मेरा घर पिक्चर परफेक्ट लगेगा। कोशिश मेरी रहती थी 101% क्या 110%, 20%, 30% भी कहती हूँ। जब हम शुरू-शुरू में यहाँ आए थे, खुद अपनी मेहनत की कमाई से जब आप घर बनाते हो ना, तो ये मकान आपको मकान लग सकता है, लेकिन ये घर जो है मेरे लिए मेरे बच्चे के बराबर है। जितना सुख मुझे आरोही आराध्या को नहला के, धुला के, साफ करके इन्हें सजा के मिलता था ना, उतना ही सुख मुझे इस घर को चमकाने में लगता था। एक-एक चीज़ मैं, पैसे नहीं थे लेकिन खुद अपने हाथों से बना-बना के और तरीके से रखती थी सारी चीज़ें, कि बिल्कुल मतलब कोई ये ना कहे, सारी बात ये थी कि कोई ये ना कहे कि बना तो लिया, मेंटेन नहीं हो पा रहा, है ना? तो वो चीज़ एक थी, तो मैंने अपनी उस टाइम पे कहना चाहिए जितनी मेरी क्षमता है ना, उससे भी मैंने डेढ़ 2 गुना ज़्यादा काम किया था जब मैं यहाँ आई थी और मेरे बच्चे छोटे थे। जब मैं स्कूल से आती थी तो मैं गेट से घुसती थी और वहाँ से सामान फैला हुआ मिलता था मुझे, और अंदर तक पिंक रूम, बेडरूम सब फैला हुआ रहता था। पूरा 1 घंटा आप यकीन नहीं करोगे मुझे सिर्फ़ सामान उठा के रखने में लगता था, वो भी फुल स्पीड में। मुझे कोई शूट नहीं करना, कुछ नहीं करना, स्कूल से आई दुपट्टा रखा और सीधे मैंने सामान रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे घर भी सही चाहिए था। बच्चे उस टाइम मेरे खाना खा रहे होते थे अक्सर जब मैं आती थी। तो ये अपना चिल कर रहे होते थे, लेकिन खेलने के टाइम पे जो इन्होंने फैलाया होता था ना, वो सब मैं उठाती थी। और उसके बाद फिर ये था कि इन्हें मैं सुला दिया करती थी। बच्चों को एक नैप उस टाइम पे मैं ज़रूर देती थी, चाहे इनका मन हो या ना हो, कम से कम 1 से डेढ़ घंटे की, और वो 1 से डेढ़ घंटा मेरे लिए वो गोल्डन आवर रहता था। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारे घर में जब हम यहाँ पे आए थे ना, यहाँ इंटरनेट नहीं चलता, शीशे इतने लगे हुए थे, तो यहाँ पर डेटा नहीं चलता था कोई सा भी। जब जियो का हुआ तब ये चलना शुरू हुआ यहाँ पर, फिर वाईफ़ाई लगवाया। तो डेटा भी नहीं चलता था, कुछ नहीं चलता था। मेरी प्रोडक्टिविटी इसीलिए बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि फ़ोन का यूज़ आप जितना आपने घर से बाहर-बाहर कर लिया, रास्ते में या कोई व्हाट्सएप कॉल स्कूल में आ गई या कुछ है, बाकी यहाँ आके कुछ नहीं होगा। तो घर में जब फ़ोन चलेगा नहीं, आदमी खाली रहेगा, काम कर लेता है। तो मेरी प्रोडक्टिविटी यहाँ आके बढ़ गई। ज़िम्मेदारी मेरी है ये सोच के मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तीसरी चीज़ ये हो गई कि जब मैं यहाँ आई, उसके बाद बच्चों को मैं सुला देती थी ना, उस डेढ़ घंटे में मैं अपना मी टाइम ज़रूर निकालती थी। अगर आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना थोड़ा-सा मी टाइम ज़रूर रखिए, चाहे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग हो सकता है जब कोई ना जग रहा हो घर में। कोई ना हो आपको डिस्टर्ब करने वाला, सिर्फ़ आप हो अपने साथ। ऐसा अगर आपने 1 घंटा भी अपने लिए निकाल लिया ना अपने बिज़ी शेड्यूल में, आप करके देखना, आपका काम करने का जो कैलिबर है ना, वो बढ़ जाएगा, दिमाग
खुश रहेगा, शांत रहेगा और ज़्यादा काम कर पाएगा, शरीर भी दिमाग भी, दोनों ही चीज़ें। तो ये था जी। और बाकी खाने वाने का है, मैं प्रॉपर मील प्लानिंग किया करती थी उस टाइम पे, और हफ्ते की, पूरे एक हफ्ते की सब्जी आ जाया करती थी। तो कुल मिला के जहाँ से भी जितना टाइम बच सकता था ना, मैं वो बचाती थी। और बच्चों के साथ मेरे को क्योंकि ज़्यादा टाइम देना पड़ता था उस टाइम, नहाना धोना इनका सब मैं ही करवाती थी। अब तो सब कुछ खुद कर लेती हैं, लेकिन एक एक होमवर्क, कई बार इनका टेस्ट होता था या कुछ होता था, और बिजीनेस की वजह से काम इतना बढ़ गया था यहाँ पे आके। एक आध बार टेस्ट इनका हो रहा है और मैं भूल गई कि कल टेस्ट है, और मैंने एक दिन पहले रिवीजन नहीं कराया या कुछ नहीं कराया, बच्चों के नंबर कम आए, तो मैं गिल्ट में भी आई, रोई भी उस टाइम पे कि शायद मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा, कैसे करूँगी, या कई गलती तो नहीं कर दी, हाँ कि यूनिट फैमिली में रह के मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा। तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक फ़ेज़ है। तो आपके बच्चे जब छोटे हैं और आप घर संभाल रहे हो उस टाइम पे, तो आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा, नो डाउट। लेकिन उस टाइम पे प्रायोरिटी क्या रहती है, आपके बच्चे सफ़र ना करें, आपका वर्कलोड बढ़ने का असर उन पे ना पड़े। एक तो मैंने ये ध्यान रखा, और दूसरी चीज़, आप सबसे ज़्यादा खास आपके लिए क्या है वो मान के चलो। तो बच्चों के सब कुछ काम करने के बाद जो मेरी प्रायोरिटी थी वो घर था, कि मुझे घर मेंटेन रखना है। तो इन 3 चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया, और 4 साल की ये थी जब आए थे, 5वां बर्थडे हुआ, सब कुछ बढ़िया परफेक्ट मना। फिर धीरे-धीरे 5 साल के बाद बच्चा धीरे-धीरे बहुत तेज़ी से समझदार होता चला जाता है। तो धीरे-धीरे ये काफ़ी हद तक खुद ही सब कुछ सीखती जा रही थी, हर साल कुछ ना कुछ नया सीख लेती थी। और अब 10 साल की हो गई हैं, तो बस अब मुझे इशारा देना होता है, सब कुछ खुद ही कर लेती हैं। तो ये है जी। तो बच्चे छोटे हैं ना, उस टाइम के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई थी कि छोटे बच्चे के साथ घर कैसे सँभालें। कोशिश करूँगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको दे दूँ। आप वो तीनों वीडियो मेरी ज़रूर सुनना। उसमें आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप हाउसवाइफ़ हैं या आप जॉब पे हैं, तो अपना घर और बच्चे आप बिना मेंटल स्ट्रेस लिए, बिना डिप्रेशन में जाए, बिना परेशान हुए कैसे मैनेज कर सकते हो। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अच्छी लगी हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।